हेलो एवरीवन, वेलकम। सो आज हम बात कर रहे हैं एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स की। जी हाँ, इसका मेंस का रिजल्ट आया है हाल ही में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिनका मेंस क्लियर हुआ है एंड दे आर रिक्वेस्टिंग टू हम इंटरव्यू प्रिपरेशन पर कुछ वीडियो बना दीजिए। हमने भी एएसआरबी नेट एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का जो बैच था वो लॉन्च किया था, जिसमें एआरएस का जो सब्जेक्टिव एग्जाम हुआ, मेंस हुआ है, उसमें सिलेक्शंस हुई हैं एंड द स्टूडेंट्स आर आस्किंग फॉर इंटरव्यू प्रिपरेशन। और आप यूट्यूब पर जो हमारे चैनल पर जाके सक्सेस स्टोरीज भी सुन सकते हैं स्टूडेंट्स की। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं मेनली। ठीक है, अपना ना पेन पेपर कुछ निकाल लीजिए और जो भी पॉइंट्स आपको बताऊंगी उसको नोट कर लीजिएगा। इसके अकॉर्डिंगली, इन चीज़ों के अकॉर्डिंगली आप अपनी प्रिपरेशन अभी से करना शुरू कर दीजिए। और ये भी बताऊंगी कि उस टाइम इंटरव्यू के दिन आपको क्या क्या किन किन चीज़ों का, बातों का ध्यान रखना है। आई होप कि पूरा लेक्चर देखने के बाद आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे एंड आई होप कि आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो ये हमारा एएसआरबी नेट एआरएस एसएमएस एसएमएसटीओ, ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का बैच था। इसमें हमने पहले प्रीलिम्स के लिए आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करे थे कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। ठीक है, और हमारे प्रीलिम्स वाले बैच में काफ़ी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद हमने आपके जो सब्जेक्टिव एग्जाम ईआरएस वगैरह का रहता है उसके लिए मॉडल आंसर्स प्रोवाइड करे थे मेंस एग्जाम के लिए, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स। ठीक है जी, तो हमारे पास अकेला सब्जेक्टिव का भी बैच है, ठीक है, और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का इकट्ठा बैच भी है, हमारी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में हमारी स्पेशलाइजेशन है, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तमाम एग्जाम्स की तैयारी हम अपनी एप्लीकेशन पर करवाते हैं। ठीक है जी, सो देखिए, सबसे द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जो आपका मेंस का रिजल्ट आ गया, पहले तो आपने बहुत अच्छी मेहनत करी है, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज काफ़ी अच्छी है कि आपका मेंस का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, रिटन एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, बिकॉज काफ़ियों का ज़्यादातर नहीं हो पाता है ना। तो अब आप जो एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट जो है, इस पोस्ट पर आप जाएंगे अगर आप इंटरव्यू क्लियर कर लेते हो, तो अपने आप में एक कॉन्फिडेंस होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। पर यहाँ पे ना एक चीज़ मेरी ध्यान से सुन लीजिए, इस कॉन्फिडेंस को आपको ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल भी नहीं बदलना। अंडर कॉन्फिडेंस की तो हम हमेशा बात करते हैं कि भी कॉन्फिडेंट रहना, बट ये चीज़ भी यहाँ पे ध्यान देने लायक है कि हमको ओवर कॉन्फिडेंट भी नहीं हो जाना। इंटरव्यू में भी सिलेक्शंस जो है सबकी नहीं हो जाती है ना, कुछ ही है जो इंटरव्यू क्लियर कर पाते हैं। तो आपको कैसे इस तरह से प्रिपरेशन करनी है कि आपका इंटरव्यू क्लियर हो पाए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज सब्जेक्ट नॉलेज। अब ये 10 15 20 मिनट का जो इंटरव्यू है, इसमें ऐसा तो नहीं है कि आपकी पूरी नॉलेज अगला बंदा टेस्ट कर सकता है। मेनली जो आप मेंस में लिख कर आए हैं, आपकी असली सब्जेक्ट नॉलेज तो वहां से टेस्ट हो गई है ना। पर इंटरव्यू में भी आपको वो जो सारा अपने अपने मेंस में पढ़ा था है ना, अपने मेंस की तैयारी के दौरान वो सब पढ़ के जाना है। अब सब्जेक्ट नॉलेज यहाँ से मेरा ध्यान से मतलब समझ लीजिए, आपका जो मास्टर्स जहाँ आप पीएचडी कर रहे हैं ये कर लिए, ठीक है, मास्टर्स पीएचडी का पूरा जो आपका सिलेबस है, जो आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं उनको एक बार थोरोली गो थ्रू, सब चीज़ें जो है थोरोली आपको कवर कर लेनी है। लास्ट टाइम में एक जिस लड़की का प्रीलिम्स क्लियर हुआ था उसने बताया था कि जो मेरी नोट्स वाली बुक है यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स के लिए है हालांकि वो, ठीक है, तो उसमें वो बुक पढ़ के इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चंस थे उसमें उसको काफ़ी हेल्प मिली थी। तो अगर आप मैरिली इकोनॉमिक्स के लिए देख रहे हैं तो आपको मेरी बुक भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स की फीडबैक के अकॉर्डिंगली इंटरव्यू में काफ़ी उससे हेल्प मिलती है, बिकॉज माइक्रो से लेकर इंडियन इकोनॉमी तक 10 यूनिट से एकदम आपको क्रिस्टल क्लियर रिवाइज हो जाते हैं, है ना, कि उससे अगर वो एग्जामिनर क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड पूछेगा तो मोस्ट प्रोबेबली आपका आंसर सही होगा। एंड द अदर थिंग इज़ फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स, उसके लिए जो भी आपने अपने नोट्स वगैरह कोई बनाए थे मास्टर्स में, पीएचडी में, या अभी इसकी तैयारी के लिए, वो सारे नोट्स अपने अच्छे से आपको रिवाइज करके जाने हैं। एंड द अदर थिंग, इंटरव्यू में मोस्ट प्रोबेबली चांसेस रहते हैं कि वो आपसे ना आपके कुछ फेवरेट सब्जेक्ट या ऐसे सब्जेक्ट पूछेंगे कि जिसमें आप स्पेशलाइज्ड हैं, आपके कोई स्पेशलाइजेशन वाले सब्जेक्ट्स है ना, कि आपने मास्टर्स में या पीएचडी में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़े हैं या किन कौन से सब्जेक्ट्स जो हैं आपके फेवरेट रहे हैं, किन सब्जेक्ट्स में आप अच्छे रहे हैं, ऐसा है ना। तो इस टाइम पर वो चीज़ आपको बड़े ध्यान से देख लेनी है। जो भी आपके फेवरेट सब्जेक्ट्स हैं उनसे फिर वो क्वेश्चंस पूछेंगे और क्वेश्चंस पूछेंगे उनसे डिटेल में, डेप्थ में,
ठीक है, तो वो आपके सही नहीं, वहाँ पर आप गलत साबित नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपने वो अपना फेवरेट सब्जेक्ट बताया, आपने वो सब्जेक्ट बताया जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है। तो वो कुछ 2-3 ऐसे सब्जेक्ट्स जो हैं इनको पढ़ के बहुत अच्छे से जाना, बाकी सबको सारा रिवाइज कर लेना, बट कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स बहुत अच्छे से पढ़ के जाना कि वो अगर ऐसा पूछे, ठीक है, तो आप जो भी अपना आंसर वगैरह है दे पाएँ उसको अच्छे से। ठीक है जी, तो अगली चीज़ यहाँ पे एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड आपको सारे करंट अफेयर्स बड़े अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेने हैं, अलग से नोट्स बना लेने हैं करंट अफेयर्स की, और जिस दिन आपका इंटरव्यू है उस दिन सुबह भी मॉर्निंग में पढ़कर जाने हैं आपको। एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड करंट अफेयर्स आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, क्रोम अपनी गूगल पर मिल जाएंगे, गवर्नमेंट वेबसाइट से, ठीक है, गवर्नमेंट वेबसाइट से लेना एग्रीकल्चर से, और कुछ बेसिक इकोनॉमिक सेक्टर से रिलेटेड भी आप करेंगे, जैसे रिपो रेट, रिवर्स रिपो रेट हो गया, है ना, मैंने करवाए हुए हैं, आप मेरी भी कुछ यूट्यूब वीडियोस देख सकते हैं। तो वो आपको करके इकोनॉमिक्स रिलेटेड, यहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स भी साथ में मेंशन कर देती हूँ, इकोनॉमिक्स रिलेटेड एंड एग्रीकल्चर सेक्टर रिलेटेड। ठीक है जी, तो अब ये जो मैंने आपको बताया था ना आपका फेवरेट सब्जेक्ट या स्पेशलाइजेशन वाला सब्जेक्ट, ये मोस्टली केसेस में वही होगा जो अगर आपने अपने मास्टर्स में डिसर्टेशन लिखी है ना, किस सब्जेक्ट से में लिखी है, मतलब जो आपका एरिया था वो किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है, या पीएचडी में आपका थीसिस किस सब्जेक्ट से बिलोंग करता है ना, तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपके वही सब्जेक्ट्स होंगे जिनमें आप बताएंगे कि हम इनमें स्पेशलाइज हैं, ये फेवरेट है, उन सब्जेक्ट्स की अच्छी खासी नॉलेज रखना, ठीक है। ये यहाँ पर वही लिखा है मैंने, आपके जो सब्जेक्ट आपने मास्टर्स पीएचडी में पढ़े हैं उन सब्जेक्ट्स की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, और फेवरेट के लिए या स्पेशलाइजेशन के लिए कुछ 2-3 सब्जेक्ट्स पर आपको अच्छा ग्रेस पकड़ कर रखना है। पेपर रिलेटेड, अब जैसे मास्टर्स में आपने किसी टॉपिक पर डिसर्टेशन किया, वो जो टॉपिक है आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, आपसे वो पूछेंगे आपकी रिसर्च के बारे में, है ना, तो आपके पता होनी चाहिए वो चीज़ें, आप सही से इंटरप्रेट कर पाएँ कि आपकी रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, क्या उसमें से आपने प्रूव किया है, आपके इन शॉर्ट क्या उससे रिजल्ट निकले हैं, वट आर द कंक्लूजन्स, वट इज़ अ समरी या कोई मेथोडोलॉजी, है ना, तो वो एकदम ना आपकी टिप्स पर चीज़ें होनी चाहिए कि कुछ भी आपको वो अपने थीसिस से रिलेटेड पूछ ले, और उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे अभी आप मान लो पीएचडी कर रहे हो, है ना, तो जो भी आपका टॉपिक है सेलेक्ट हो गया है ना, उससे रिलेटेड पेपर्स वगैरह अच्छे से पढ़कर जाएं अपने टॉपिक से रिलेटेड, कि आपको अपने टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी हो, और अगर आप थीसिस कंप्लीट कर चुके हैं तो आपके थीसिस के बारे में आपको फुल फ्लेज अच्छी खासी, मतलब सब चीज़ें टिप्स पर हो आपके थीसिस से वो कुछ भी पूछ लें अगर आपको, तो ठीक है ना, ये चीज़ें। और फिर एग्रीकल्चर रिलेटेड जितने हमारे जर्नल्स हैं, या एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स रिलेटेड, ठीक है, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स रिलेटेड जो जर्नल्स हैं उनके नेम्स वगैरह पर पूछ सकते हैं कि बताइए, या नास रिलेटेड जर्नल्स पूछ सकते हैं नेम उनके, ठीक है जी, ये हो गया। फिर जैसे यहाँ पे मैंने एक चीज़ लिखी है ना ओवर अंडर कॉन्फिडेंट वाली, इसका क्या मतलब है समझिए। कई बार क्या होता है कि सामने वाला बंदा आपको क्वेश्चन पूछ रहा होता है, आपको वो क्वेश्चन नहीं आता है ना, आपको नहीं आता, बट आप ये सोचते हो कि अगर मैं चुप रह गया मेरे तो नंबर कट जाएंगे। ये चीज़ नहीं सोचनी, बिल्कुल ऑनेस्ट रहना है वहाँ पे, आपको ईमानदार रहना है। अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है, तो आप बिलीव कर सकते हैं, मतलब कुछ भी अपनी मन मर्जी से मन गढ़ंत आंसर बना के मत बोलिए, वो चीज़ ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी बजाय कि चुप रहने के, ना बोलने पे। आप बोल सकते हैं कि सॉरी आई डोंट नो अबाउट इट, है ना, मतलब मैं इसके बारे में पढ़ लूँगा, या आई विल स्टडी अबाउट दिस, सो ऐसा बोल सकते हैं। ये बेटर है रेदर देन कि अगर आपको वो नहीं आता तो आप कुछ भी मनगढ़ंत उसके बारे में बोल के उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, कोई चीज़ ऐसी पूछ ली कि आपको बिल्कुल भी नहीं पता, आप कुछ भी बोल रहे हैं कि अगला बंदा हंसने लग जाए आपकी बात सुनकर, वैसी कोई बात मत करना, ठीक है, बिकॉज ये नेगेटिव, बहुत नेगेटिव इंप्रेशन क्रिएट करती है ये चीज़, ठीक है। तो इसकी बजाय आप ऐसा बोल सकते हैं कि आई डोंट नो अबाउट इट, या जो भी है मैं इसको इसके बारे में पढ़ लूँगा। अच्छा, यहाँ पे एक मैंने और पॉइंट ऐड करना था, आपकी इंट्रोडक्शन, मैं लास्ट में लिख लेती हूँ, ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ओवर कॉन्फिडेंट लिखा है कि कॉन्फिडेंस इतना भी नहीं दिखा देना कि मुझे सब कुछ आता है। देखो सब कुछ आना जरूरी नहीं है आपको, है ना, जितना आता है आप उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर रहे हैं भाई, ठीक है, जरूरी नहीं है जिसका सिलेक्शन होता है उसने सभी क्वेश्चन दिए का आंसर दिया, ऐसा जरूरी नहीं है ना, अगर कुछ का नहीं भी आता तो चलेगा, बस गलत बोलना, बिल्कुल ही इधर उधर बोलना, है ना, वो एक ज़्यादा नेगेटिव क्रिएट करेगा इम्पैक्ट। जो चीज़ आती है उसको बड़े अच्छे से इंटरप्रेट करना, वहाँ पर अंडर कॉन्फिडेंट भी नहीं होना, बिकॉज यू आर सपोज टू बिकम ए साइंटिस्ट, है ना, तो आपका कॉन्फिडेंस ऐसा होना चाहिए कि अगले बंदे को देखकर आपको पता चले कि द पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट। और मैंने ना एक चीज़ देखी है अपने एक्सपीरियंस में, बहुत ये चीज़ देखी है
कि ना कई स्टूडेंट्स दे आर वेरी नॉलेजेबल, बहुत नॉलेजेबल होते हैं, बहुत कुछ आता होता है, पढ़ा होता है, किताबें पढ़ी होती हैं, जर्नल्स पढ़े होते हैं, बहुत नॉलेज होती है, पर एक इंटरव्यू का ऐसा उनमें फोबिया होता है कि वो अपनी बात को इंटरप्रेट नहीं कर पाते, कुछ बोल ही नहीं पाते। अगला बंदा क्वेश्चन पूछ रहा है, हालांकि उनको पता होता है उसका आंसर, बट वो ठीक से उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते, डर जाते हैं, थोड़ा सहम सा जाते हैं, इंटरव्यू है ना, देख कर घबरा जाते हैं, और नर्वसनेस के कारण सही से अपनी बात रख नहीं पाते। बाद में बोलेंगे, ओहो मुझे तो ये आंसर दे के आना था इसका। तो प्लीज़ ये गलती मत करना। आपका अंडर कॉन्फिडेंस जो है ये मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा अगर आप ऐसी चीज़ें करोगे। 2 तरह के बंदे हैं, एक बंदा है जिसकी नॉलेज बहुत अच्छी है, उसकी इंटरप्रिटेशन वीक है। दूसरा पर्सन है नॉलेज ठीक-ठीक है, एवरेज है, पर उसकी इंटरप्रिटेशन अच्छी है। अपनी बात को अच्छे से एक्सप्रेस कर रहा है, इंटरप्रेट कर रहा है चीज़ों को। तो वो सेकंड वाला पर्सन जो है उसके लिए प्लस पॉइंट है वहाँ पर। उसकी सिलेक्शन के ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है? तो कहने का मतलब कि ठीक है आपके पास नॉलेज है, आपने पढ़ा है सब चीज़ें, बट द थिंग इज़ द वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि आप उन चीज़ों को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। जैसे ही वो अपना क्वेश्चन कंप्लीट कर रहे हैं, आप उसका आंसर देने लग रहे हैं, तो कितना बखूबी आप एक्सप्लेनेशन के साथ उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। हो सकता है अगर उससे कोई रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल मैच करती है, आप रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल कैसे दे रही हैं उसकी, है ना? तो ये बहुत एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट होगा आपकी इंटरप्रिटेशन से, आपकी एक्सप्लेनेशन करने के ढंग से, है ना? चीज़ को। तो ये चीज़ यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, नॉट ओनली नॉलेज बेस्ट इंटरप्रिटेशन। अब अगली वही है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सारा आंसर देना है ना? अच्छा, अब इंट्रो वाली बात सुन लीजिए, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ वाला क्वेश्चन तो वो पूछते ही पूछते हैं, है ना? तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ पहले ही अपना तैयार करके जाना, एक पैरा सा कि आप कॉन्फिडेंटली वो चीज़ पूरी बोल सको। इसमें आपको बताना है कि आपका जो भी एमए वगैरह कहाँ से, किस यूनिवर्सिटी से हुआ है, या किस टॉपिक पर आप अभी अगर काम कर रहे हो रिसर्च, तो किस टॉपिक पर कर रहे हो, है ना? तो बेसिक सी आपके अपनी स्टडी रिलेटेड, है ना, अपनी एकेडमिक प्रोफाइल रिलेटेड चीज़ें जो हैं आपको वो वहाँ पे बतानी है। ठीक है जी। और यहाँ पे एक चीज़ और है, कई स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, आपको वैसे इंटरव्यू इंग्लिश में देना चाहिए, ये अच्छी चीज़ है, इंग्लिश में अगर आप देंगे तो, बट द थिंग इज़ कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश में ही देना है। अगर आप थोड़ा मतलब ऐसा है कि भई फ्लुएंटली इंग्लिश आप नहीं बोल सकते, है ना? बिल्कुल फ्लुएंटली नहीं बोल सकते, तो मतलब ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती, ऐसा ना लगे कि ज़बरदस्ती इंग्लिश बोल रहे हो और मतलब उसका मतलब ही नहीं बात का सही बन रहा, जो आप बोल रहे हो। आप बात समझ रहे हो ना? तो अगर तो ठीक है फ्लुएंटली बोल सकते हो इंग्लिश, कोई प्रॉब्लम नहीं, इंग्लिश में दे के आओ, बेस्ट है। बट द थिंग इज़ अगर नहीं उतने अच्छे से आप इंग्लिश को बोल पाते, है ना, या चीज़ें बोलने में आपको प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा उतना अच्छे से नहीं बोल पाते, तो मिक्स बोल लो, हिंदी इंग्लिश मिक्स कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ नहीं कहेंगे वो आपको, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं है कि इंग्लिश ही बोलेंगे तो तभी नंबर ज़्यादा आएँगे, है ना? तो अगर नहीं वो चीज़ आती, तो ऐसा नहीं है कि उसको बोलने के चक्कर में अपनी एक्सप्लेनेशन को ख़राब कर लो। हो सकता था आप हिंदी में उसकी एक्सप्लेनेशन, इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छी कर सकते थे, बट इंग्लिश बोलने के चक्कर में आप उतना अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अपनी अपनी बात को उतना अच्छे ढंग से आप नहीं समझा पाए इंग्लिश बोलने के चक्कर में। ऐसा मत करना, बिकॉज़ यहाँ पे आपकी सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी इंटरप्रिटेशन, आपकी एक्सप्लेनेशन, आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन ज़रूरी है, इंग्लिश में ही बोलना ज़रूरी नहीं है। बात समझ रहे हो? जिस भी भाषा में आप इफ़ेक्टिव बोल सकते हो, हिंदी या इंग्लिश, उसमें बोलिए। ठीक है जी, ये बस यही पॉइंट्स थे आपके सारे। आई होप, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देना और भी आपकी कोई क्वेरी है तो। आई होप इस वीडियो ने आपकी हेल्प करी होगी। ठीक है जी, आप सबको बेस्ट ऑफ लक अपने इंटरव्यू के लिए, और जिस जिसका भी इंटरव्यू क्लियर होता है ना इस वीडियो को कमेंट्स में आके ज़रूर बता देना मुझे। थैंक यू।